नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल धामपुर स्टडी पॉइंट में। आज की क्लास में हम बात करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना की। इससे पहले हमारी जो क्लास थी वो थी भारतीय संविधान की विशेषताएं, और उससे जो पहले थी वो थी भारतीय संविधान का इतिहास जो कि संवैधानिक इतिहास। ठीक है दोस्तों, तो ये आप वीडियो जाकर देख सकते हैं मेरी पिछली वाली, उसी तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। तो ये अगला थर्ड क्लास है हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना। सबसे पहले आज 7 मार्च 2023 दिनांक है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज होली का महापर्व है, तो आप सभी को रंगों की पर्व जो है हमारा होली, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। आप खुशी से शांति से अपने परिवार के साथ होली मनाएं और होली का आनंद लें। तो चलते हैं हम आगे की ओर। क्लास को आगे बढ़ाने से पहले आपके लिए एक मोटिवेशनल क्वेट्स लेकर आए हैं हम कि सक्सेस की सबसे खास बात यह है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको सक्सेस प्राप्त करनी है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। दिन रात आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, पढ़ाई के साथ खेल कूद भी करना होगा, लेकिन पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना होगा। तो सक्सेस की सबसे खास बात यह है कि वह मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। जो पसीने होता है वो इतिहास लिखता है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आगे की ओर। क्लास को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज हमारी जो क्लास है उसमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आज तक आपने किसी भी वीडियो में नहीं देखे होंगे। ऐसे ऐसे तथ्य लाया हूँ आपके लिए जो आने वाले एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वीडियो को अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो भी स्टडी या पढ़ाई वगैरह करते हैं उनके साथ वीडियो को साझा करें, ताकि उन तक भी ये ज्ञानवर्धक क्लास पहुंच जाए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको सारी अपडेट्स टाइम से मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि क्लास के अलावा भी कम्युनिटी में पोस्ट आपके लिए आती रहती हैं, वैकेंसी की जानकारी आती रहती है, और भी मोटिवेशनल क्वेट्स आते रहते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी को राम राम। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना, जिसको हम प्रियम्बल भी कहते हैं, और 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, उस पर आधारित है। तो आगे चढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, और उसी पर आधारित हमारी संविधान की प्रस्तावना है। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? वो हुई थी 9 दिसंबर को, जो कि 1946 में हुई थी। और दूसरी बैठक जो हुई थी वो हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। और जब तीसरी बैठक थी 13 दिसंबर 1946 को, उसमें जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। यह संकल्प या प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया था। तो इस प्रस्ताव को जो अपनाया गया था वो अपनाया गया था 22 जनवरी 1947 को। मौजूदा लेख में हम संविधान की प्रस्तावना को समझने और उसके मुख्य पहलुओं को रेखांकित करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्रस्तावना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी में हम आपको देते हैं। चलते हैं आगे की ओर। प्रस्तावना या उद्देशिका को भारत के संविधान की आत्मा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसमें संविधान के बारे में सब कुछ बहुत संक्षेप में मौजूद है। यानी कि जो हमारा जो संविधान है उसका जो सारांश है वो पूरा भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित है। इसलिए भारत के संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। तो ये बात आपको याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन में बार बार पूछा जाता है। लेकिन जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं उन्होंने संविधान की आत्मा किसको कहा है? उन्होंने कहा है आर्टिकल 32 को। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखना है। ये आर्टिकल की क्लास आने वाले कुछ ही दिनों में हो जाएगी। अभी हम ये संविधान को बिल्कुल तरीके से लेकर चले हैं, स्टेप बाय स्टेप। तो अब पूरा संविधान कराया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। तो हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि इसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। तो प्रस्तावना को कब अपनाया गया था? वो अपनाया गया था 26 नवंबर
1949 को, ठीक है दोस्तों। और इसे 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया था। यानी कि जब हमारे देश का संविधान पूर्ण रूप से सभी राज्यों पर पूरे भारत में लागू हुआ था, वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और भारत की प्रस्तावना को भी 26 जनवरी 1950 को ही लागू किया गया था, जिसे आज हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। यानी कि 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। संविधान से संबंधित एक केस है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, जिसका केस नंबर है AIR 1967 SC 1643। ये सुप्रीम कोर्ट का केस था। इस मामले में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश सुब्बा राव ने यह कहा था कि एक अधिनियम की प्रस्तावना उसके उन मुख्य उद्देश्यों को निर्धारित करती है जिसे प्राप्त करने का इरादा कानून रखता है। यानी कि जो प्रस्तावना होती है वो एक मुख्य बिंदुओं का सार होती है। यानी कि उसमें सभी मुख्य बिंदु एक संक्षेप में निर्धारित होते हैं, जिसे प्राप्त करने का इरादा कानून रखता है, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं आगे की ओर। अर्थात हम कह सकते हैं कि भारत के संविधान की प्रस्तावना एक संक्षिप्त परिचयात्मक वक्तव्य है जो संविधान के मार्गदर्शक उद्देश्य, सिद्धांतों और दर्शन को निर्धारित करता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है वो भारत के संविधान की पूरा जो पूरे जो संविधान में स्थित है, जो भी लिखित है, वर्णित है, उसका एक सार है। यानी कि उसका एक परिचय है, इंट्रोडक्शन जैसे हम बोल सकते हैं। ये प्रस्तावना में निहित है। प्रस्तावना निम्नलिखित के बारे में एक विचार देती है। यानी कि जो भी निम्नलिखित है उसके बारे में एक विचार देती है। नंबर 1 क्या है? संविधान का स्रोत, कि संविधान के स्रोत क्या है। तो दोस्तों संविधान के स्रोत की एक वीडियो, अगली जो वीडियो आएगी वो संविधान के स्रोत की होगी, और उसमें संविधान के भाग भी होंगे कि किस भाग में कौन सा भाग है और जी वह आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है दोस्तों। भारतीय राज्य की प्रकृति, भारतीय राज्य की प्रकृति दर्शाती है प्रस्तावना। इसके उद्देश्यों का विवरण, यानी कि संविधान का क्या उद्देश्य है उसका विवरण भी, और इसे अपनाने की तिथि, जैसे कि मैंने अभी पहले भी आपको बताया है कि इसके अपनाने की तिथि भी बताई गई है, ठीक है दोस्तों। तो ये चलते हैं फिर आगे की ओर। तो प्रस्तावना से संबंधित ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य बताएंगे जो आज तक आपकी क्लास में किसी ने बताए नहीं होंगे, इसलिए हमारी क्लास इम्पोर्टेंट भी हो जाती है। तो वर्ष 1949 में संविधान सभा द्वारा अपनाई गई मूल प्रस्तावना, यानी कि मूल प्रस्तावना उसको कहते हैं जो स्टार्टिंग से होता है। यानी कि जो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था तो वो मूल संविधान था, और उसमें जो प्रस्तावना थी वो मूल प्रस्तावना थी। उसके अनुसार भारत को प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया था। आपातकाल के दौरान लागू वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द भी प्रस्तावना में जोड़े गए। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है प्रत्येक एग्जाम में कि समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए थे भारत के संविधान में। ये मूल संविधान में वर्णित नहीं थे। तो आगे की ओर चलते हैं। प्रस्तावना अब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य पढ़ी जाती है। गौरतलब है कि भारतीय जीवन बीमा निगम एवं अन्य बनाम कंज्यूमर एजुकेशन और रिसर्च एवं अन्य 1955 SCC 5482 केस के मामले में अनुसार प्रस्तावना भारत के संविधान के अभिन्न अंग है। यानी कि जो भारतीय जीवन बीमा का केस था LIC का कंज्यूमरों के खिलाफ, तो उसमें जो है ना इस प्रस्तावना भारत संविधान का एक अभिन्न अंग है, यानी कि इसी का अंग है प्रस्तावना संविधान का, ठीक है दोस्तों। तो आगे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, तो बात करते हैं भारत का संविधान यानी कि उसकी उद्देशिका, जिसको हम प्रस्तावना भी बोलते हैं, प्रियम्बल भी बोलते हैं। तो ये हमारी प्रियम्बल क्या है, इसको हम आपको एक बार दिखाते हैं कि हम भारत के लोग, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया। ये प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग से। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और
राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज, यानी कि जो दिनांक है 26 नवंबर 1949, मैंने बताया है आपको 26 नवंबर 1949 को इसको अपनाया गया था, जिसको मिति मार्क्सिस्ट शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, यानी कि उस समय क्या था 2006 विक्रम संवत था, को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखना आपको, ये है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, आपको ये याद जरूर होनी चाहिए। तो आपने ये देख लिए, एक बार और देख लीजिए कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी कि 3 प्रकार का न्याय हो गया हमारा, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता होगी, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, 2 प्रकार की समानता हो गई, उसको प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, यानी व्यक्ति की गरिमा भी बनाए रखनी है, और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्क्सिस्ट शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो भारत का जो संविधान है और प्रस्तावना है वो कब अपनाई गई थी? वो अपनाई गई थी 26 नवंबर 1949 को, लेकिन संपूर्ण भारत में जो संविधान लागू हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आगे की ओर, ये आपको याद कर लेनी है। अब देखते हैं कि उद्देशिका प्रस्तावना की उपयोगिता, यानी कि जो प्रस्तावना हमारी उसकी क्या उपयोगिता है। एक बिल की प्रस्तावना उस दस्तावेज का एक परिचयात्मक हिस्सा होती है जो दस्तावेज के उद्देश्य, नियम और उसके दर्शन को समझाती है। एक प्रस्तावना दस्तावेजों के सिद्धांतों और मूलभूत मूल्यों को उजागर करके दस्तावेजों का एक संक्षिप्त परिचय देती है। यह दस्तावेज के अधिकार के स्रोत को दर्शाती है। यानी कि मैंने पहले ही बताया है कि आपको जो हमारा जो संविधान है वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है, तो उसको जो समझने के लिए, सोर्स में समझने के लिए एक परिचय जो हमारा एड्रेस होता है, यानी हमारा जो इंट्रोडक्शन का काम करता है, वो भारतीय संविधान का प्रस्तावना करती है भारतीय संविधान की। ठीक है, तो यह एक प्रकार का दस्तावेज ही है जो कि भारतीय संविधान की विशेषताओं और उसमें वर्णित सभी अभिलेखों का एक परिचयात्मक पेपर है, कागज वर्क है। ठीक है दोस्तों, एक दस्तावेज है। तो चलते हैं आगे की ओर। भारत के संविधान की प्रस्तावना संविधान का एक प्रस्ताव है जिसमें देश के लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए नियमों और विनियमों के सेट शामिल है। इसमें नागरिकों के आदर्श को समझाया गया है। प्रस्तावना उद्देशिका को संविधान की शुरुआत माना जा सकता है, यानी कि जो प्रस्तावना है उसे संविधान की शुरुआत भी माना जा सकता है, जो संविधान के आधार पर प्रकाश डालती है, यानी कि जो संविधान का परिचय देती है कि पूरे संविधान में क्या क्या है, कितने प्रकार का न्याय है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, कितने प्रकार की समानता है, ये सब प्रस्तावना में शामिल है। तो आगे की ओर चलते हैं। प्रस्तावना से संबंधित कुछ केस हैं जो सुप्रीम कोर्ट में गए थे उस समय पर। ठीक है दोस्तों, उसमें पहला केस है बेरुवारी यूनियन केस। इसके मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, यानी कि प्रस्तावना जो है वो संविधान से अलग है, उसका हिस्सा नहीं है, बल्कि इसे संविधान के प्रावधानों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत माना जाना चाहिए। यानी कि इसे ये माना जाना चाहिए कि यह संविधान का मार्गदर्शन करती है कि हमारा संविधान किस रास्ते को जा रहा है, किस रास्ते को जा रहा है। ठीक है दोस्तों, संविधान का परिचय देती है। लेकिन जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में केस आया था, इसके मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले फैसले, जो कि बेरुवाली यूनियन केस था, उसको बदल दिया और यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। ये बेरुवाली में मना कर दिया था कि संविधान का हिस्सा नहीं है प्रस्तावना, लेकिन जो केशवानंद भारती बनाम राज्य था, केरल राज्य, इसमें कहा कि संविधान का हिस्सा है प्रस्तावना, जिसका अर्थ यह है कि इसे संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित किया जा सकता है
हालांकि ऐसे संशोधन से संविधान का मूलभूत ढांचा बदला नहीं जा सकता। यानी कि प्रस्तावना में संशोधन तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी संशोधन नहीं होगा जिससे संविधान के मूल ढांचे में कोई भी परिवर्तन आए। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आगे की ओर। इसी से संबंधित एक केस और था जिसे बोलते हैं सिंथेटिक एंड केमिकल्स लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, जो कि 1989 का केस था। इसके मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णित किया था कि शब्द प्रभु संपन्न जो शब्द है, इसका मतलब है कि राज्य के पास संविधान द्वारा दिए गए प्रतिबंधों के भीतर सब कुछ करने की स्वतंत्रता है। यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कहा गया है कि कोई भी राष्ट्र का अपना संविधान तब तक नहीं हो सकता जब तक कि वह संप्रभु न हो। संप्रभु का मतलब यह है कि उसमें जो नियम कानून चलेंगे वो उसी देश के लोगों द्वारा बनाए जाएंगे और उसी देश के लोगों पर अधिरोपित भी होंगे। ठीक है, तो ये जो इसमें प्रभु संपन्न है, इसका मतलब था राज्य के पास संविधान द्वारा दिए गए प्रतिबंधों के भीतर सब कुछ करने की स्वतंत्रता है। यानी कि प्रतिबंध तो होंगे लेकिन राज्य स्वतंत्र भी होंगे, अपने कुछ नियम बनाने का हकदार होगा राज्य। ठीक है दोस्तों, तो अगले केस पर चलते हैं। इससे संबंधित एक अगला केस है मिनर्वा मिल्स लिमिटेड अन्य बनाम भारत संघ, जो कि 1918 का केस है। इसके मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने समाजवाद को इस प्रकार समझा था कि राष्ट्र संविधान में मौजूद मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत के आपसी समन्वय के द्वारा अपने लोगों को सामाजिक आर्थिक न्याय दिलाने का प्रयास करता है। तो दोस्तों, ये जो समाजवाद शब्द है और धर्मनिरपेक्ष शब्द है, गणतंत्र शब्द है, ये मैंने पिछली वीडियो में आपको पूर्ण रूप से समझा चुका हूँ, एक विस्तार से वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसलिए इस बारी वीडियो में इसको समझा नहीं रहे हैं। आप पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं, जो कि पीछे अब प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें देख सकते हैं। इसका जो अगला केस था वो था एयर इंडिया वैधानिक निगम बनाम यूनाइटेड लेबर यूनियन, जो कि 1997 का केस था। इसके मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संपत्ति संबंधों कराधान सार्वजनिक व्यय शिक्षा और सामाजिक सेवाओं में परिवर्तन किया जाना चाहिए। संविधान के तहत एक समाजवादी राज्य की अवधारणा को वास्तविकता में बदलने के लिए आवश्यक है। यानी कि जो संविधान में शब्द दिए गए हैं प्रस्तावना में, समाजवाद वगैरह, ये वास्तव में भी जो देश के नागरिक हैं उनके जीवन में उतरने चाहिए। तो ये कहा गया था एयर इंडिया वैधानिक निगम बनाम यूनाइटेड लेबर यूनियन, जो कि 1997 का केस था। तो चलते हैं आगे की ओर। तो अब अंत में ये कहना चाहते हैं कि भारत की संविधान की प्रस्तावना वह भारत के लिए कितनी खास है, यानी कि भारत के नागरिकों के लिए कितनी खास है। तो अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत के संविधान की उद्देशिका अपने आप में मनोहर है, क्योंकि यह कुछ हद तक अन्य देशों के संविधान के से अलग है, क्योंकि इसमें ईश्वर, इतिहास या पहचान का कोई बोझ नहीं डाला गया है। इसके द्वारा भारत के लोगों से स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय का वादा किया गया है। ऐसा नहीं है कि ईश्वर और इतिहास महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हमारी उद्देशिका हमें यह स्वतंत्रता देती है कि हम अपने कृत्यों, अपनी आस्था, अपने विचारों इत्यादि के संबंध में उचित चुनाव कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें ईश्वर वगैरह को नहीं माना गया है, लेकिन यह भी नहीं कहता है कि ईश्वर नहीं है। इसमें कृत्यों, अपनी आस्था, अपने विचारों आदि के संबंध में उचित चुनाव कर सकते हैं। चलते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों, संविधान की जो उद्देशिका है, यानी कि जिसे प्रस्तावना बोला जाता है, यह हमें बताती है कि एक राष्ट्र की एकता केवल समूहों की एकजुटता भर नहीं है। यानी कि जो राष्ट्र की एकता है वो केवल एक समूह नहीं है। यह बताती है कि एक वास्तविक एकता तभी संभव है जब प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा का आश्वासन दिया जाए। उद्देशिका यह बताती है कि यदि व्यक्तिगत गरिमा का सम्मान किया जाएगा तो राष्ट्र को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि जिस देश के द्वारा अपने देश के नागरिकों का पूरा सम्मान किया जाएगा तो उसे किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए संविधान की उद्देशिका लिबर्टी का एक चार्टर है। इसकी मूलभूत संरचना फिर गतिशील है, जो इसे सबसे अलग बनाती है।
तो दोस्तों भारत का जो संविधान है वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इससे पहले अमेरिका का संविधान था लिखित। ब्रिटेन का जो कि मौखिक संविधान है, उसका किसी भी प्रकार का लिखित संविधान नहीं है। तो चलते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का नाम है धामपुर स्टडी पॉइंट, जिसको आप स्टडी पॉइंट धामपुर भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये पिक्चर लगी हुई मिलेगी, और जब आ गए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही था। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को एक बार फिर से रंगों के पावन त्यौहार होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी शांति से, खुशी के साथ होली का प्यारा सा त्यौहार अपने परिवार वालों, दोस्तों के साथ मनाएं। तो आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।